Okay, students, this is video number 3, video number 4, which is the last video of week 30. तो हम बात कर रहे थे टेक्निकल फीचर्स की और हम डेटा माइनिंग को अब डिस्कस करेंगे, लेकिन हमारे पास इसमें अभी डेटा एनालिसिस का भी पोर्शन रहता है टेक्निकल फीचर में। अच्छा, डेटा माइनिंग बेसिकली इट्स अ ब्रांच ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। माइनिंग मीन्स यू आर एक्सट्रैक्टिंग समथिंग, और डेटा माइनिंग का अगर मैं डेटा और माइनिंग को कंबाइन करूं तो मेरे पास मीनिंग ये बनता है कि बेसिकली वी हैव अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा एंड इन दैट लार्ज अमाउंट डेटा वी आर ट्राइंग टू एक्सट्रैक्ट सम important information from that vastly spread data या dispersed data, ठीक है। तो उस डेटा जो हमारे पास एक डिस्पर्स्ड एक लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा है, उससे कुछ की इंफॉर्मेशन को हासिल करना, दैट इज़ कॉल्ड डेटा माइनिंग। डेटा माइनिंग डेफिनेशन में तो बड़ा एक सिंपल सी एक टर्म या टर्मिनोलॉजी या एक कॉन्सेप्ट लगता है, बट एक्चुअली ये एक बहुत वास्ट फील्ड है। अगेन वास्ट होने के साथ साथ इसकी जो एप्लीकेशन है वो ऑलमोस्ट दुनिया के हर एक चीज़ पर अप्लाई हो सकती है जिसमें डेटा है, ठीक है। तो आपके पास कोई भी चीज़ है, अगर वो डेटा प्रोड्यूस कर रही है तो उसमें हम डेटा माइनिंग अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो ह्यूमंस हैं। ह्यूमंस में मतलब अगर ह्यूमंस तो एक जनरल टर्म हो गया, कंस्ट्रक्शन साइट्स में इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, फिर उनकी प्रैक्टिस हैं, उनकी एप्लीकेशन है। तो डेटा माइनिंग ऑलमोस्ट वो तमाम जितनी भी चीज़ें हैं उस पर हम तमाम चीज़ों पर डेटा माइनिंग अप्लाई कर सकते हैं। फिर डेटा माइनिंग की फर्दर कैटेगरीज आ जाती हैं, जिसमें आपके पास एसोसिएशन माइनिंग आ जाती है, क्लस्टरिंग आ जाती है, क्लासिफिकेशन आ जाती है। तो बिजनेस इंटेलिजेंस जो है डेटा माइनिंग के टूल्स को, डेटा माइनिंग की टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए हमारे पास एनालिसिस करते हैं, क्योंकि हमारे पास एक लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का डाटा होता है, और उस लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के डाटा को हम क्या करते हैं, फिर हम प्रोसेस करते हैं। तो डेटा माइनिंग की जो टेक्निक्स हैं हम इनके ज़रिए प्रोसेसिंग करते हैं, ठीक है। मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल दूं। ये डेटा माइनिंग में बड़ी मशहूर एग्जांपल है मार्केट या स्टोर एग्जांपल, जो ग्रॉसरी स्टोर एग्जांपल कहते हैं, ठीक है। सिंपल देखा गया, एनालिसिस की गई, डाटा एक और ग्रॉसरी स्टोर का उठाया गया और उस पर कुछ एनालिसिस की गई। तो जो स्टोर का ओनर था उसने डेटा माइनिंग की टेक्निक अप्लाई करने के बाद ये चीज़ एनालाइज की कि अगर ब्रेड एंड मिल्क एक साथ रखी जाएँ तो उनकी सेल बढ़ जाएगी। ये उसे ना सजेशन मिली थ्रू डेटा माइनिंग टेक्निक। जब उसने अप्लाई की तो वाकई उसकी सेल बढ़ गई, क्योंकि लोग जो थे, जो अक्सर लेते थे ब्रेड, वो उसके बाद मिल्क भी लेते थे। तो सच सॉर्ट ऑफ एसोसिएशंस एक ह्यूमन ऑब्जर्व नहीं कर सके, लेकिन जो मशीन ने थ्रू सर्टेन डेटा माइनिंग प्रोसेस उसने एनालाइज किया तो वो गई। तो ये इट्स अ ट्रू या इट्स अ एक्चुअल जो एग्जांपल मैंने आपके साथ में पेश की। तो इस तरह आपके पास बहुत सारी चीज़ों को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए, बेहतर करने के लिए, किसी मुश्किल प्रॉब्लम्स का सलूशन निकालने के लिए डेटा माइनिंग होती है। तो सिमिलरली हमारे पास बिजनेस इंटेलिजेंस में भी ये चीज़ अप्लाई की जाती है। ये ना सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा पर अप्लाई की जा सकती है, बल्कि टेक्सुअल डेटा पे भी अप्लाई की जा सकती है। और ये हमारे पास इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे पब्लिक सेंटिमेंट को एनालाइज करना, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म जैसे ट्विटर है, फेसबुक है, यूट्यूब है, उनकी उनके कमेंट्स को एनालाइज करना, ओपिनियन डेवलप करना। तो ये आपके पास बड़ी अगेन बिजनेस इंटेलिजेंस ही में डेटा माइनिंग इस्तेमाल होती है, लेकिन डेटा माइनिंग इटसेल्फ इज़ अ सेपरेट डोमेन, लेकिन बिजनेस इंटेलिजेंस में ये इस्तेमाल होती हैं स्पेसिफिकली टू इनकलकेट इंटेलिजेंस। फिर आपके पास आ जाती है बिजनेस इंटेलिजेंस। ये अब टेक्निक टोटली, ये जो टर्म्स हैं टोटली बिजनेस इंटेलिजेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे पास मुख्तलिफ टेक्निक्स अप्लाई की जाती हैं वो तीन कैटेगरीज में, या उनकी थ्री टाइप्स हैं। एक है डिस्क्रिप्टिव, प्रिडिक्टिव एंड डिसीजन एनालिटिक्स। तो ये हमारे पास तीन टेक्निक्स हैं जिनको हम अब ज़रा देखते हैं। इनके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं बिजनेस एनालिसिस में। जो हमारे पास प्रिडिक्टिव या हमारे पास हम कहते हैं ना फ्यूचर ट्रेंड्स को प्रिडिक्ट करना, प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना कि मैं करंटली जो काम कर रहा हूँ उसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं, और फिर उनकी बेस पे सजेशंस देना कि हम अपनी जो काम करने के प्रोसेस हैं उसे किसी मज़ीद कैसे बेहतर बना सकते हैं, ताकि हम अपने जो हमारे राइवल्स हैं बिज़नेस में उनसे हम बेहतर काम कर सकें, ठीक है। तो अब ज़रा इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। द डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर ऑल फ्यूचर एनालिसिस, ठीक है। ये हमारे तमाम जो फ्यूचर एनालिसिस होगी उसके लिए एक फाउंडेशन है। एज इट गिव्स अ डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द डेटा एनालाइज्ड, जो हमारा हमारा डेटा एनालाइज होता है उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन देते हैं। अच्छा, फिर इसमें हमारे पास एनालिटिकल कॉन्सेप्ट्स को इस्तेमाल करके हम कोई चीज़ प्रिडिक्ट करते हैं,
और फिर हम उस पर कुछ डिसाइड करते हैं। प्रिडिक्ट करना मतलब ये है कि अभी वो चीज़ हुई नहीं है और क्या पॉसिबिलिटी है या क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो चीज़ अकर होगी। ठीक है, तो एक ख़ास परसेंटेज के साथ ये हमारे पास एनालाइज करती है या प्रिडिक्ट करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी की प्रोबेबिलिटी 1 हो, दिस मीन्स कि वो तो होनी ही होनी है, लेकिन ऐसा कोई भी सिचुएशन नहीं हो सकी जिसमें हमारे पास प्रोबेबिलिटी 1 हो, लेकिन हमारे पास बिज़नेस की बात कर रहा हूँ, हमारे पास कुछ ख़ास परसेंटेज के साथ ये प्रिडिक्ट करती है। Predictive analysis use detailed information on current data, trends, and predict future possibilities and trends. In such an analysis, the software is designed so it searches for patterns and correlations. यहाँ पर हम correlations यानी associations pattern क्या कि कोई काम कैसे होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप सुबह उठ के अपने दांत ब्रश करते हैं तो ये आपके बिहेवियर का फिक्स पैटर्न है। आप अपनी क्लास लेते हैं मंडे टू फ्राइडे, ये एक फ़िक्स पैटर्न है। जो आपके काम करने के तरीके हैं, बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर पैटर्न्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये पैटर्न्स है। कोरिलेशंस क्या होते हैं? आप जब भी चाय पीते हैं उसके साथ आप ब्रेड पे बटर लगाते हैं, ये आपके पास ब्रेड एंड बटर का कोरिलेशन है, ये स्पेसिफिकली टू यू। कोई शख्स होगा सुबह चाय लेगा तो अंडा और पराठा खाएगा, वो उसका कोरिलेशन है। तो सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशन में इतना वास्ट स्प्रेड ऑफ डाटा होता है कि उसमें से पैटर्न्स निकालना और उसमें से इस तरह की एसोसिएशंस या कोरिलेशंस निकालना एक मुश्किल काम होता है। तो प्रिडिक्टिव एनालिसिस क्या करते हैं, पैटर्न्स एंड कोरिलेशंस निकालते हैं, और ये जो पैटर्न्स एंड कोरिलेशंस होते हैं ये फ्यूचर में कैसे होंगे उसके बारे में भी बताते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो ये पैटर्न्स और कोरिलेशन निकलते हैं ये प्रेजेंट और पास्ट डेटा पे निकलते हैं। फिर हमारे पास फाइनली आता है डिसीजन एनालिटिक्स। डिसीजन एनालिटिक्स जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल डेटा को एनालाइज करते हैं। फिर एनालाइज करने के बाद जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के आउटसाइड का डेटा है, जिसकी पहले भी मैं एग्जांपल दे चुका हूँ, उससे कंपेयर करते हैं और ऑन द बेसिस ऑफ दैट फिर कुछ सजेशंस ऑटोमेटिकली जनरेट होती हैं ताकि किसी काम को मज़ीद कैसे बेहतर किया जा सकता है या हमारे काम में क्या क्या खामियां हैं या हमारे पास लूप होल्स हैं जिनको हम बेहतर कर सकते हैं। ठीक हो गया। इमीडिएट फ्यूचर के लिए यानी करंट फ्यूचर के लिए जो बस आने वाला है। एक तो हमारे पास स्ट्रेटेजिक जो होती है ना, एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है, लेकिन इमीडिएट जो हमारे पास करंट होने वाला है। अच्छा, एप्लीकेशंस ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस आईटी सेक्टर में आपके पास स्मार्ट सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं, ऑटोमेटिकली वो प्रिडिक्ट कर देते हैं, आपको बता देते हैं जी सुबह क्या होने वाला है, आप कैसे काम करें। आपको फ्रेंड सजेशंस देने लगते हैं, आप यूट्यूब ओपन करते हैं, आपको सॉन्ग्स की लिस्ट आती होती है, आप शॉपिंग करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं अमेज़ॉन की बात कर रहा था तो बता देते हैं कौन कौन से प्रोडक्ट आपको शायद फर्दर और पसंद हो। तो वो आपकी प्रोफाइलिंग की होती है और ऑन द बेसिस ऑफ दैट प्रोफाइलिंग वो आपकी चॉइस से काफ़ी मिलता जुलता है और मोस्टली आप वो ख़रीदते भी हैं। मार्केटिंग एंड फाइनेंसिंग में किस लोगों को किस किस्म के पैकेजेस ऑफ़र करने चाहिए हैं, क्या किस एज ग्रुप के लोगों के लिए क्या प्रोडक्ट्स होने चाहिए। ठीक है, क्या हम पैकेज बनाएं। ठीक है, टेलीकॉम इंडस्ट्री जैसे हम टेलकोस कहते हैं उसमें उस जो स्पेसिफिकली आपकी नीड्स को पूरा कर सकें। ठीक है, फाइनेंसेस में ऑटोमेटिकली चीज़ों को मैनेज करना, स्मार्ट अकाउंटिंग करना। फिर रिटेल एंड ई कॉमर्स, ये हमारी बात हो गई है। टूरिज़्म एंड हॉस्पिटैलिटी, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग, एजुकेशन। तो ये बिज़नेस इंटेलिजेंस जो है ये सिर्फ हमारे पास एक ख़ास ऑर्गेनाइजेशन पे नहीं बल्कि ये वैरायटी ऑफ या सेवरल ऑर्गेनाइजेशन में बड़ा एफिशिएंटली काम कर सकती है, जिसमें हमने थोड़ी देर पहले हमने बात की। अच्छा जी, एडवांटेजेस ऑफ बिज़नेस इंटेलिजेंस के, एफिशिएंट यूज़ ऑफ डाटा। डाटा हम लोग रख देते थे, उसको इस्तेमाल नहीं करते थे, लेकिन उसी डाटा से हम बहुत किस्म की बेहतरीन किस्म की डिसीजंस ले सकते हैं, हम फ्यूचर प्रेडिक्शंस कर सकते हैं, हम अपनी काम को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। डेटा को बड़ी तेज़ी से एनालाइज़ किया जा सकता है क्योंकि हमारे पास कुछ मॉडर्न स्मार्ट टेक्निक्स हैं जिनकी मदद से हम फास्ट एनालिसिस ऑफ डेटा कर सकते हैं। डेटा को हम बड़ा अच्छा एनालाइज कर सकते हैं और डेटा बिज़नेस को समझने के लिए हमारे पास ये एक बेहतरीन टूल है। ठीक है, तो डीपर इंसाइट इनटू द बिज़नेस का मतलब है बिज़नेस को समझना, डिटेल में समझना। यूज़र फ्रेंडली होता है, कोई भी शख्स इसको इस्तेमाल कर सकता है। इसकी जो एनालिसिस है वो काफ़ी एक्यूरेट है, जैसे मैंने कहा एक ख़ास परसेंटेज के साथ। और मोस्टली जब भी हम कोई बिज़नेस इंटेलिजेंस या डेटा माइनिंग की बात करते हैं तो उसमें एक्यूरेसी जो है उसको कोशिश की जाती है मज़ीद से मज़ीद बेहतर बनाया जाए। ठीक है, रिपोर्टिंग और फैक्ट बेस्ड डिसीजन बड़ी आसानी से हो जाती हैं। इससे लोग अपने बिज़नेस को ग्रो करते हैं, बेहतर डिसीजन लिए जाते हैं। जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको ऑप्टिमाइज़ किया जाता है, उनको रिमूव किया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ डाटा आप ऐसे डिसीजन लेंगे जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ़ायदा होगा, तो प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज़ होती है। रिलायबल फ्यूचर प्रेडिक्शंस होती हैं,
और बिज़नेस जो होता है वो डायनामिक हो जाता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द चेंज, अकॉर्डिंग टू द जो ग्लोबल चेंजेस आती होती हैं या मार्केट चेंजेस आती हैं, उसके मुताबिक फिर आप डिसीजन लेते हैं, तो आपका बिज़नेस ओवरऑल फ्लेक्सिबल हो जाता है। लिमिटेशंस क्या हैं? बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स कैन यू यूज़ टू इंटीग्रेट एंड एनालाइज स्ट्रक्चर डाटा। ठीक है, स्ट्रक्चर डाटा का मतलब है इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइज रो और कॉलम्स हों, सही डाटा हो। लेकिन अगर आपके पास अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है जिसमें आपको ये नहीं पता, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ग्रॉसरी स्टोर से परचेज़ किया। अब आप कहेंगे जी उसमें तो मैंने पैसे दे दिए ना। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उसमें डाटा आता है कि जी आपने 100 रुपये का एक कोई प्रोडक्ट ख़रीदा है, या उसको अगर मैं इस तरह लिख दूँ $0.69, तो अब इसमें भी है, दोनों करेंसीज हैं लेकिन स्ट्रक्चर्ड नहीं है। सिमिलरली यूनिट्स चेंज हो रहे हैं, आपके पास डेटा को सही तौर पे फॉर्मेट नहीं किया जा रहा, तो एक्चुअली जो आपके पास बिजनेस इंटेलिजेंस है ना, वो स्ट्रक्चर डेटा पे काम करता है। और आपका जो पूरा रॉ डाटा होता है उसमें से सिर्फ 10 to 20% ही डाटा जो होता है स्ट्रक्चर्ड होता है। तो अगर आपकी सही एक्यूरेसी या प्रॉपर आपने एनालिसिस करनी है तो उसके लिए स्ट्रक्चर डेटा लाजमी है, लेकिन इन रियलिटी आपको स्ट्रक्चर डेटा बड़ी आसानी से नहीं मिलता। अच्छा, यहाँ पर है द सोल एम्फेसिस फॉर फ्यूचर प्रिडिक्शन एंड डिसीजन मेकिंग इज लेड ऑन द डेटा इज़ नॉट ऑलवेज एक्यूरेट। मोस्टली हमारे पास ये होता है कि जो हमें डेटा मिलता है वो एक्यूरेट नहीं होता। जब डेटा एक्यूरेट नहीं होता तो आपकी एनालिसिस भी रियलिस्टिक नहीं होंगे। जब आपकी एनालिसिस रियलिस्टिक नहीं होती तो आप जो डिसीजंस लेते हैं उसमें फिर आपके पास गैप्स रह जाते हैं और वो आपकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं होती। ठीक है, कॉस्ट एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस ऑफन कम्स अक्रॉस लिमिटेशन। बिजनेस इंटेलिजेंस की कॉस्ट कॉम्प्लेक्सिटी होती है। अच्छा, कॉस्ट को आप दो तरीक़ों से देख सकते हैं। एक तो उसकी हार्डवेयर और वो तमाम चीज़ें, डेटा वेयर हाउस वगैरह की जो फाइनेंशियल कॉस्ट है। दूसरी इसकी प्रोसेसिंग कॉस्ट, इसकी मेमोरी कॉस्ट और इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है, यानी कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी, वो भी बाज़ दफ़ा हमारे पास एक इशू आ जाता है। समटाइम्स हमारे एनालिसिस जो होते हैं वो नंबर ऑफ़ डेज़ तक चलते रहते हैं, मशीन चलती रहती हैं, सर्वर चलते रहते हैं, तब जाके हमें कोई एनालिसिस मिलता है। ठीक है, तो ये हमारे पास दो किस्म से हमने कॉस्ट को देखा। अच्छा जी, इसकी कुछ हमारे इंपॉर्टेंट टॉप बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स हैं। पावर BI है, SAP के दो अपने टूल्स हैं बिजनेस इंटेलिजेंस नाम से, हैना के नाम से। हैना को पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। माइक्रो स्ट्रेटजी है, साइसेंस है, टेबलॉक्स है, SAS बिजनेस इंटेलिजेंस, डुंडस BI, विपको और क्विक सेंस। ठीक है, ये कुछ हमारे टॉप BI टूल्स हैं जो मार्केट में इस्तेमाल हो रहे हैं। अच्छा, वेयर हाउसिंग क्या है? डेटा वेयर हाउसिंग को हम ज़रा यहाँ पर क्विकली डिस्कस करेंगे क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है दैट इज़ टोटली डेडिकेटेड टू वेयर हाउसिंग। हमारा लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो रहा है लेकिन हम इसको ज़रा कंप्लीट करते हैं। डेटा वेयर हाउसिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग डाटा इन डेटा वेयर हाउसेज। ठीक है, वेयर हाउसेज डेटा को स्टोर करने की जगह होती है। विच आर डेटा बेसिस फॉलोइंग रिलेशनल डेटा मॉडल। ये बात भी आपको समझ आ गई। डेटा इज़ सेलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, ये एक नई बात है। एग्रीगेटेड, इकट्ठा किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है और मैनेज किया जाता है टू प्रोवाइड मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन, और जिस पे हम ऑन द बेसिस ऑफ क्यूरीज एनालिसिस। होलिस्टिक अप्रोच होती है। होलिस्टिक अप्रोच का ये मतलब होता है कि आपका जो डाटा है ना वो एक वाइडर पर्सपेक्टिव से लिया जाता है और उसमें आपके पास मुख्तलिफ एलिमेंट्स आते हैं, मुख्तलिफ सोर्सेज आते हैं। तमाम अप्रोचेस को हम देखते हैं। सिंपल अप्रोच नहीं होती कि एक सोर्स से डेटा ले लिया। इन सच अ होलसम अप्रोच, होलिस्टिक मीन्स होलसम। डेटा डज नॉट सिंपली फेच फ्रॉम डेटा, वही हमने जो बात की है। ऑपरेशन में ट्रांजैक्शन नहीं होती बट ट्रांसफॉर्म सर्टेन वेज इन दी यूज फॉर एनालिटिक्स एंड कंपैरिजन पर्पसेस। अच्छा, what is data warehousing? A data warehousing is known for several other terms like decision support system, executive information system, management information system, business intelligence solution, analytic application. We call it decision support as it provides useful insight and patterns shown by data as a result of analysis, which makes taking important decision in business easy and safe. ठीक है? Therefore, in almost all the enterprises, a data warehouse maintained separately from the operational database. We use it for transactional purpose, which is more objective in nature. तो हम इसको डिसीजन सपोर्ट सिस्टम क्यों कहते हैं? बिकॉज ये हमें पैटर्न्स आइडेंटिफाई करके देता है, उसकी एनालिसिस करता है। ठीक है, ईजी टू सेफ मैनर में। और इसी वजह से तमाम ऑर्गेनाइजेशन, जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें डेटा बेस के साथ साथ डेटा वेयर हाउस को अलहदा मेंटेन किया जाता है ताकि उसकी बेस पर हम डिसीजन ले सकें, उसमें पैटर्न्स फाइंड आउट कर सकें। यानी बिजनेस इंटेलिजेंस जो काम करेगी वो काम करेगी ओवर द डेटा वेयर हाउस। तो डेटा वेयर हाउस इज़ द इंटीग्रल
पार्ट ऑफ दैट, और ये फाउंडेशन होती है, इसी में डेटा स्टोर होते हैं और इसी से फिर आप बिजनेस इंटेलिजेंस की मुख्तलिफ टेक्निक्स अप्लाई करके करते हैं। लेकिन डेटा आपके पास स्टोर कहाँ पर होगा? डेटा आपके पास स्टोर होगा डेटा वेयर हाउस में। अच्छा, हाउ डज़ डेटा वेयर हाउस वर्क? ठीक है, ये लास्ट हमारे पास है। इन ए नॉर्मल ऑपरेशनल डेटाबेस आर फुली नॉर्मलाइज्ड, ठीक है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक होता है। इन अ थर्ड नॉर्मल फॉर्म स्टेट एवरी फील्ड ऑफ द टेबल इन अ डेटाबेस इज फंक्शनली डिपेंडेंट on only the primary key and does not contain any indirect association। ठीक है, कोई नहीं होती है, मुझसे बेहतर आप समझते हैं, आपने पढ़ा है। दिस मीन्स अ हाईली रेमिफाइड डिवाइडेड इनटू ब्रांचेस, यानी सेपरेटेड अलग अलग डेटा होता है। सो फेचिंग ऑफ डेटा इन सच अ कंडीशन इज़ अ स्लो प्रोसेस, क्योंकि डेटा इतना स्प्रेड हुआ होता है तो बड़ा मुश्किल होता है। इन डेटा वेयर हाउसिंग डेटा इज़ डी नॉर्मलाइज्ड, ये हम उल्टा हम जा रहे हैं, ठीक है, और वो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है एंड वी कॉल इट अ बिग डाटा, और उसे हम क्या कहते हैं? बिग डाटा कहते हैं। वी कॉल इट अ बिग डाटा बिकॉज डेटा रिडेंडेंसी इज इंक्रीजेज and so data size increases. The sole purpose of creating data warehouse is to retrieve process data quickly। आपको समझ आ गई, क्योंकि उसमें हमारे पास ब्रांचेस इतनी होती हैं, हाईली स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, तो हम डेटा को हम वापस सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में ले आते हैं ताकि हमारे पास डेटा फास्टर फैच हो। अच्छा जी, और हमारे पास बेहतरीन तरीके से हम डेटा को एनालाइज भी कर सकें। अच्छा, यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हम डेटा वेयर हाउसिंग से उसे स्टार्ट करेंगे, और वो जो होगा उसको हम डायरेक्टली लिंक करेंगे इंटरप्राइज सिस्टम्स के साथ। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, तो आज का जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने बिजनेस इंटेलिजेंस को स्टडी किया, उसके फीचर्स को स्टडी किया, उसकी हिस्ट्री को देखा, फंक्शंस टेक्निकल फीचर्स को देखा, कहाँ कहाँ अप्लाई होता है उसको देखा, और डेटा वेयर हाउसिंग को जनरली हमने देखा। ठीक है, अगर आपको ये बात समझ आती है कि बिजनेस इंटेलिजेंस क्यों इस्तेमाल करते हैं, किस तरह इस्तेमाल करते हैं, और वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकता है और बिज़नेस के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, तो बेटा आज का लेक्चर जो है आपको समझ आया होगा। अगर आपको इन जो मैंने अभी एंड में क्वेश्चंस किए हैं, इन क्वेश्चंस का आंसर आप नहीं दे सकते या इनमें से किसी चीज़ का आंसर नहीं दे सकते, तो बेटे इस वीडियो को दोबारा देखें, जो आपके पास हैंड आउट प्रोवाइड किया गया है उसको भी दोबारा पढ़ें। सो यहाँ पर हम अपनी जो वीक 13 है उसकी वीडियो नंबर 4 को एंड करते हैं, और यहाँ पर हमारे पास ये लेक्चर भी कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।